नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में जो हम लोग पिछले क्लास में हिंदी के परंपरा का मूल्यांकन का जो पूरा चैप्टर देखे थे, एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए थे, उसका आज के इस सेशन में हम लोग परंपरा के मूल्यांकन का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्योंकि इसका जो पूरा अध्याय है, हम लोग जो बच्चे पहले से जुड़े हैं इसका अध्याय ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब आज की वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। सारा जितना भी आपके बुक का क्वेश्चन है उन सभी का आंसर हम लोग देखेंगे। किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कैसा प्रश्न किस तरह का आंसर मांगता है, उन सभी बातों पे हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे, वो सभी आंसर आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली बुक में मिल जाएगी। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? ये बुक आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर। ये कैप्टन गोधुली ये बुक आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पे आज देखने को मिलेगी। ये जो आपका मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही बुक आपको देखने को मिलेगी। ये सभी बुक में आपका जो भी आपका चैप्टर्स है, जो भी आपका चाहे वो गद्य खंड का हो, पद्य खंड का हो, वो पूरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। लेखक परिचय होगा और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, व्याकरण वाला पोर्शन से हो, सभी का क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। तो एक कंप्लीट बुक है आपका रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुक और आपके 2026 के बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाने वाला है ये बुक। तो आज के इस सेशन की फटाफट शुरुआत करते हैं। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा आपका ये बुक के बारे में तो बता दिया, और भी बहुत सारा बुक है जिसका हम लोग चर्चा आगे करेंगे इस वीडियो के एंड में। पहले हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योंकि ज्यादा लेट नहीं करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है वो पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज हम के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, क्या रामविलास शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। रामविलास शर्मा का लेखक परिचय, इनका परंपरा का मूल्यांकन पूरा निबंध, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग पिछला वीडियो में कर लिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल में जाइए, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए और परंपरा का मूल्यांकन संपूर्ण व्याख्या, आपका थंबनेल लगा होगा, संपूर्ण व्याख्या आप उस वीडियो को जाके देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन किया गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? पहला ही पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है। अरे यार, क्या पहला ही पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो लेखक रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो लोग साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि, अच्छा क्यों आवश्यक, किनके लिए आवश्यक, यहां तक हमारा आंसर आ गया कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? किसके लिए? जो लोग प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य और परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। दो, साहित्य के युग में परिवर्तन और रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होती है। यानी साहित्य की जो परंपरा है, उसकी जो पुरानी, जो क्या साहित्य की पुरानी सभ्यता क्या रही है, उसका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके द्वारा ही क्या होते हैं हम लोग प्रगतिवादी यानी डेवलपमेंट दृष्टिकोण ला पाते हैं तथा परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस आंसर का तो ले लीजिएगा। रोशनी पब्लिकेशन का हमारे ये जो बैच है ना दोस्तों, मैट्रिक के लिए हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे क्लास लेके आया है। सभी सब्जेक्ट का बुक अवेलेबल है। तो एक फुल फ्लेज तैयारी यूट्यूब चैनल आपका, ये जितना भी क्लास होता है, जो भी चैप्टर्स होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर का पूरा क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो हमारी रोशनी पब्लिकेशन की जो भी बुक होगी, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो गया, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, चाहे गोधुली हो गई, पनोरमा हो गई, सभी बुक आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक नंबर समझ में आ गया होगा। अगला दूसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। परंपरा के मूल्यांकन का अगला क्वेश्चन चैप्टर पे ही रहेंगे। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीय आधार का विवेक
बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा लेखक रामविलास शर्मा कहते हैं। और वो क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका जवाब देखना है हमको। तो ये रहा, लेखक के विचार में परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीय आधार का ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका मूल्यांकन करते हुए सर्वप्रथम हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं जो शोषक वर्गों के खिलाफ श्रमिक जनता के हितों को व्यक्त करता है। जो शोषक वर्ग हैं, जो कि श्रमिक लोग, मजदूर लोग, किसान लोग का शोषण करते हैं, कम मजदूरी देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उसके खिलाफ श्रमिक जनता के हितों को व्यक्त करता है। कौन? ये वर्गीय आधार, साहित्य का वर्गीय आधार। इसके साथ ही हम उस साहित्य पर भी ध्यान देते हैं जिसकी रचना का मुख्य आधार शोषित जनता का श्रम है। ठीक है, तो आगे, जो साहित्य समृद्धिशील वर्गों की देखरेख में रचा गया है, जो केवल वर्गों के हितों को प्रतिबिंबित करता है, उससे भी परख कर देखना चाहिए कि वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है अथवा हरासमान वर्ग का, अर्थात वर्गीय विवेक ही परंपरा का मूल्यांकन श्रेष्ठ होता है। वर्गीय विवेक के कारण ही परंपरा का मूल्यांकन श्रेष्ठ होता है। वर्गीय आधार, वर्गीय आधार मतलब आप बोले उच्च और निम्न। क्या? वर्गीय आधार, साहित्य के वर्गीय आधार। साहित्य के वर्गीय आधार क्या है? साहित्य के वर्गीय आधार वो है कि सोसाइटी में जो लोग उच्च जाति के, निम्न जाति के या उच्च आर्थिक स्थिति वाले, निम्न आर्थिक स्थिति वाले, इस प्रकार का जो वर्ग में बटा हुआ है हमारा जो समाज है, वो साहित्य में भी उसी तरह है। और इस साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक ही लेखक बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी के कारण क्या होता है, परंपरा का मूल्यांकन बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप इस तरह लिख सकते हैं। जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, किसी पॉइंट में दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग उसको सबसे पहले टैकल करेंगे। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम लोग आगे बढ़ सके। तीसरे नंबर पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, सभी का आंसर मिलेगा आपको। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन के ऊपर आप ऐसे VBI लगा लीजिए। क्यों? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरा को पूरा लगभग 2011 से लेके अभी 25 तक लगभग 8, 9, 10 बार ये क्वेश्चन आज गया है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। या तो ये यहां तक पूछ देगा आपका ऑब्जेक्टिव में, या ये पूरा पूछ देगा आपका सब्जेक्टिव में। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ द फेवरेट आपका क्वेश्चन माना जाता है। तो आगे इसमें कैसे आप लिखेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को खास ध्यान रखिएगा। साहित्य का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन से होता है। आर्थिक जीवन के अतिरिक्त मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में मनुष्य की बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य केवल एक विचारधारा मात्र ही नहीं, अपितु उसमें मनुष्य की इंद्रियों का बोध तथा उसकी भावनाएं भी व्यजित होती है। तो ये पूरी लाइन लिखने के बाद साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। कौन सा? क्या है? साहित्य केवल एक विचारधारा ही नहीं, अपितु उसमें मनुष्य की इंद्रियां, बोध तथा उसकी भावनाएं भी व्यजित होती है। साहित्य का यही पक्ष क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे के बाद चौथा पे चलते हैं हम लोग। साहित्य के विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। यहां पे ये से लेके यहां तक ये लाइन हमारे इस बुक में आई है, हमारे इस चैप्टर में आई है। क्या आई है? साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। यानी समाज का जो विकास है और साहित्य का विकास है, दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें लेखक का आशय, लेखक के कहने का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक के कहने का अभिप्राय या मतलब या फिर अर्थ यह है कि जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी विकास की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। जब कभी हम साहित्य की विकास की प्रक्रिया को संपन्न और परिपूर्ण या दोषरहित मान लेंगे, यानी किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, वही कहते हैं। या जब हम किसी विकास की प्रक्रिया को संपन्न और परिपूर्ण या दोषरहित मान लेंगे तो फिर कभी कोई को कवि ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। एक विकासशील समाज में भी विकास की प्रक्रिया तभी सभी संपन्न नहीं होती। यानी
एक विकासशील समाज है, कोई भी देश, अगर अमेरिका जैसा देश भी है, उसको भी डेवलपमेंट करने का जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते हाँ जी हो गया दैट्स इट, अब यहाँ पे रुक जाना है। इसी तरह समाज में भी विकास निरंतर बढ़ते हैं। 3G आया तो 4G, 4G आया तो 5G, 5G आया तो 6G। उसी प्रकार साहित्य में भी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, उसमें भी चलती रहती है, एक के बाद एक साहित्य में भी विकास की प्रक्रिया चलती है। उसी तरह साहित्य में भी विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, अर्थात जैसे समाज का विकास होगा वैसे वैसे साहित्य की भी प्रक्रिया चलती रहेगी। समाज का विकास और साहित्य का विकास एक दूसरे के पैरेलल चलता रहेगा। 4 नंबर खत्म, 5 नंबर पे आते हैं। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। यानी लेखक मानव चेतना का आर्थिक संबंध को प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। इसके आंसर की बात करें, यहां पे आपका है लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। क्या, किसके सापेक्ष? लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, क्योंकि मानव चेतना का आर्थिक संबंध से प्रभावित होना एक परिस्थिति है। आगे, उस परिस्थिति के कारण अपने भावनाओं का त्याग करना अनिवार्य नहीं है। यानी मानव चेतना का आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक परिस्थिति है, लेकिन हम आर्थिक संबंधों से प्रभावित नहीं हो सकते। इस पक्ष में दृष्टांत देता है कि एथेंस और अमेरिका दोनों ही गुलाम थे। क्या है? दोनों ही गुलाम थे, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, जबकि अमेरिका ने नहीं किया। ठीक है, जबकि अमेरिका ने नहीं किया। यानी आर्थिक पक्ष जो है उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि आप इसे समझते हैं। मानव चेतना में आर्थिक संबंध को प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता, आर्थिक पक्ष एक फैक्टर है, लेकिन आर्थिक पक्ष सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। उसी तरह सामंतवाद भी दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन ईरान और भारत दो ही काव्य के प्रमुख केंद्र थे, दो ही इसके प्रमुख केंद्र थे। सामंतवाद में भी बहुत सारी, सभी दुनिया का कहीं ना कहीं विकास हुआ, लेकिन ईरान और भारत इसके प्रमुख केंद्र थे। आई होप आपको ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे तो जो बहुत ज्यादा से ज्यादा अंक आपको मिलना चाहिए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन किन खतरों से आगाह करता है? साहित्य के निर्माण में जो प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन किन खतरों से आगाह करता है, यहाँ पे देखिएगा। यह निर्विवाद सत्य है कि कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला अथवा साहित्य का विकास होता है, लेकिन समान सामाजिक परिस्थिति होने पर भी कला का विकास हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है, यहाँ असाधारण प्रतिभाशाली लोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे ही मानव मन की गहराइयों में डूबकर साहित्य की मोती निकालते हैं। अन्य लोग लकीर के फकीर होते हैं, लेकिन इस विशिष्ट लोगों की रचनाएं भी पूर्णतः दोष रहित नहीं होती। यानी जो विद्वान है, जो लोग को ऐसे समझा जाता है अरे यार ये कोई गलती नहीं कर सकते, ये एक गलत थॉट है। क्या है? ये एक गलत थॉट है। विद्वान लोग यानी जो असाधारण प्रतिभा के लोग होते हैं उनसे भी गलती होती है, और यही खतरा से हमें ये लेखक आगाह करना चाहते हैं कि उनसे भी गलती होती है। इसलिए हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश रहती है, लेकिन हमें व्यक्ति पूजा से सावधान रहना चाहिए। केवल तभी साहित्य का स्थायी महत्व होगा। यानी अगर कोई किसी क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर रहा है, किसी एरिया में ज्यादा अच्छा कर रहा है तो ठीक है, वो सही है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं मानना चाहिए वो कभी गलती नहीं करेंगे। एक तरह से अंधभक्ति से हमें बचना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। साहित्य निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए कि ठीक है प्रतिभा होती है, कई लोग असाधारण प्रतिभा के लोग होते हैं। लेखक ने किन खतरों से आगाह किया है? इन्हीं खतरों से आगाह किया है कि उनसे भी गलतियां हो सकती है, वो नीट एंड क्लीन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी इंसान ही है। निर्विवाद सत्य है कि कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला अथवा साहित्य का विकास होता है। तो ये आप इस तरह से पूरा करके लिखिए, बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ से आने वाला है। ये पूरा आंसर आपको हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली में देखने को मिलेगा क्लास 10th के लिए। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? राजनीतिक मूल्यों से जो साहित्य का जो मूल्य है वो अधिक स्थायी कैसे होता है? ये देखिए,
राजनीतिक मूल्यों की तुलना में साहित्य का मूल्य अधिक अस्थायी होता है। क्यों? इस पक्ष में लेखक का यह मानना है कि अंग्रेज कवि टेनीसन ने लैटिन कवि वर्जिल के विषय में एक कविता में लिखा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, लेकिन वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे आज भी हमें सुनाई देती है। क्या? आज भी हमें सुनाई देती है और हृदय को आनंद विभोर कर देती है। जब किसी साम्राज्य का राजनीतिक रूप से पतन हो जाता है तब भी उसका साहित्यिक रूप से जीवन चलता रहता है। यदि कोई समाज या फिर कोई देश खत्म हो जाता है लेकिन अगर उसका साहित्य जिंदा है तो उस देश को जिंदा माना जाता है। तो वहां के कवि और साहित्यकार ही संस्कृति के आकाश में चमकते नजर आएंगे। उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नए लोगों को दिशा प्रदान करेगा। यानी साहित्य क्या है? राजनीति और साहित्य, राजनीति जो मूल्य है एक टाइम के बाद किसी राजनीतिक पक्ष का उदय, किसी राजनीतिक पक्ष का अस्त हो सकता है। कोई राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो सकती है, कोई राजनीतिक पार्टियां बिगड़ सकती है। जैसे कि अटल जी ने कहा था कि पार्टियां आएगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो उसी में क्या होता है, आपका राजनीतिक मूल्य का ह्रास हो सकता है, राजनीति खत्म हो सकती है, लेकिन हमारा जो साहित्य का मूल्य है, जो हमारा साहित्य है वो अधिक अस्थायी है। जब सभी प्रकार की, जब किसी देश का या फिर किसी कंट्री का या फिर किसी राज्य का, किसी की सभ्यता का जब ह्रास हो जाता है या फिर किसी की सभ्यता नष्ट हो जाती है तो उस सभ्यता को फिर से जीवन में लाने के लिए, फिर से उसे चमकाने के लिए उसकी जो उस सभ्यता का जो साहित्य है उसी का मूल्य होता है। यानी जब सब कुछ ना हो फिर भी आपका साहित्य बचा रहता है। 7वां नंबर के बाद 8वां क्वेश्चन, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? जातीय अस्मिता का जो है लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है? जातीय अस्मिता का लेखक ने जातीय अस्मिता का उल्लेख साहित्य के विकास के संदर्भ में किया है। किस प्रसंग में किया है? साहित्य के विकास। उसके अनुसार जिस प्रकार साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली लोग की भूमिका होती है वैसे ही उसी जातियों और जन समुदायों का भी, यानी जिस प्रकार कोई इंडिविजुअल यानी प्रतिभाशाली लोग जब जिस प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जातीय अस्मिता का उल्लेख लेखक ने साहित्य के विकास में जिस प्रकार जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उसी प्रकार उसी जातियों और जन समुदायों का भी होता है। यानी उस प्रतिभाशाली के जाति वर्ग और जन समुदाय का भी लोग होता है। आप देखते हैं बंगाल से एक टाइम में बहुत सारे कवि उठे हैं। अभी उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत सारे हिंदी के कवि आते हैं। बंगाल के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका आपका और बंकिम चंद्र चटर्जी, इन लोग का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, मतलब इनके गानों को, इनके गीतों को, इनकी रचनाओं को लगभग 2 देश, भारत और बांग्लादेश, दोनों के राष्ट्रगान के रूप में अडॉप्ट किया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यह जातीय अस्मिता सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन होने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होती। इस प्रकार नया समाज प्राचीन समाज से जुड़ जाता है। यानी यह जातीय अस्मिता सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन होने के बाद भी, ये जो जातीय जो अस्मिता है वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन भी हो जाए फिर भी नष्ट नहीं होती और हमेशा स्थिर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक ने दोनों में क्या समानता बताया है? यानी जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता का स्वरूप में दोनों में अंतर बताया, ठीक है, लेकिन समानता क्या क्या बताया है ये लिखना है। तो समानता क्या कहता है? जातीय अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक ने दोनों में कुछ समानताएं की भी चर्चा की है। क्या है? जब राष्ट्र में सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होता है। यानी जब किसी राष्ट्र में जाति जो है, जाति हर राष्ट्र में होती है, लेकिन जब उस राष्ट्र पे संकट आती है तो सभी जातियां एक हो जाती है। क्या होती है? सभी जातियां एक होती है, भले आपस में इधर उधर छिटके फटके, लेकिन जब राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्र पे संकट आता है तो सभी जातियां एक हो जाती है। उस समय केवल साहित्य परंपरा का ज्ञान ही राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया था उस समय राष्ट्रीय अस्मिता ही जनता की स्वाधीनता संग्राम को समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध में खासतौर में रूसी जाति ने बार बार अपना साहित्य परंपरा को याद किया। सामाजिक व्यवस्था स्थापित होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती बल्कि और ज्यादा पुष्ट हो जाती है। ये हमारे जो लेखक हैं रामविलास शर्मा जी जो है राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद इन दोनों से अधिक प्रभावित है। समाजवाद और मार्क्सवाद
मार्क्सवाद और समाजवाद से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इनके जो लेखन में रूस का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, बहुत सारे जो समाजवादी देश हैं उसका एग्जाम्पल मिलेगा। ये हमेशा समाजवाद की बड़ाई करते थे कि अगर रूस में समाजवाद आ गया और वहां के जातियों में अगर बंटवारा नहीं हुआ, इतना बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, वहां बंटवारा नहीं हुआ बल्कि और वहां यूनिटी आई, तो भारत जैसे देश में सोचिए कितना अच्छा हो सकता है अगर यहाँ के लोगों में यूनिटी आ जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? ये भी आप इसके ऊपर लिख लीजिए वीवीआई क्वेश्चन, ये भी आप लिख लीजिए वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 10 साल में 8 बार, कितने बार? 10 साल में 8 बार क्वेश्चन आपका ये आया है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, उसका यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए। विश्व के अनेक बहुजातीय राष्ट्र हैं, सबसे अधिक जातियां सोवियत संघ में रहती है, लेकिन उनका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा जो जातियां रहती है वो सोवियत संघ में है, लेकिन उनका इतिहास मिला जुला इतिहास नहीं है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जातियों का राष्ट्रीय इतिहास एक है। भारत में सबका इतिहास एक है, सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यूरोप के लोग यूरोपीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी एक राष्ट्र नहीं बना, अपितु 2 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीयता को ही विभाजित कर डाला। यानी अब एक चीज, यूरोप में भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सब लोग अपना यूरोप का यूनिटी में लोग रहना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सभी देश मिलकर एक देश नहीं बना सके। और क्या हो गया? और विभाजन हो गया। क्या हो गया? पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बट गए हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार वो क्या हुआ, वो और कनेक्ट होने के बजाय और बट गए पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में। लेकिन इस प्रकार दोनों विभाजित हो गए और राष्ट्रीयता ही विभाजित हो गई। इस प्रकार बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई राष्ट्र नहीं कर सकता, लेकिन भारत अभी तक यूनाइटेड है, अभी तक एक है, ठीक है। तो ये आप 10 नंबर का कर सकते हैं। इस तरह से आप लिखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा अंक आपको मिल सकते हैं, कोई भी अंक आपका नहीं कटेगा। ये सभी क्वेश्चन ना सिर्फ आपका परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, इसके अलावा जो भी आपके चैप्टर्स हैं, गद्य खंड के हैं, पद्य खंड के हैं, आपको वो पूरा चैप्टर भी मिलेगा। उस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या लिखा हुआ है, लेखक परिचय, वो भी आपको इस बुक में मिलेगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो एक कंप्लीट बुक है। आप जरूर से जरूर, मैं तो रिकमेंड करूंगा, आप जरूर से जरूर इस रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली को लें, ताकि आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके। ज्यादा आपका नोट्स बनाने का नहीं, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दे सकें। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। क्या है? इतिहास की देन है। कैसे? ऐसे भारत की बहुजातीय संसार में विलक्षण और अनोखी है। इसके जैसा बहुजातीय देश इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुजातीय मुख्यतः इतिहास और संस्कृति की देन है। यानी भारत का जो बहुजातीय जो मुख्य विशेषता है, इतिहास और संस्कृति की देन है। भारत का जो जातिवाद है वो यहाँ के इतिहास की देन है, वो यहाँ के संस्कृति की देन है। भारत में कोई जाति शुरू से ही रही और बहुत सी अन्य जातियां समय समय पर बाहर से आई हैं, लेकिन सब एक दूसरे से इस प्रकार घुल मिल जाते हैं जैसे गई है कि एक समेकित संस्कृति बन गई। यानी भारत में बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारी जाति है, बहुत सारी अलग अलग कल्चर है, लेकिन इन लोगों में कभी मतभेद नहीं हुआ है। क्या हुआ है? मतभेद नहीं हुआ। मतभेद हुआ है लेकिन मनभेद भी नहीं हुआ है, ठीक है। मतभेद हुआ लेकिन मनभेद नहीं हुआ, और सभी संस्कृति एक दूसरे से कनेक्ट कर गई, एक दूसरे से घुल मिल गई है। इस देश का इतिहास मुख्य साक्ष्य है। इस देश का इतिहास इसका मुख्य साक्ष्य है। इस देश की भारत की हिस्ट्री को दिखाएंगे, इसका जो मुख्य साक्ष्य है यही है। इस प्रकार भारत की बहुजातीयता मुख्यतः इतिहास और संस्कृति की देन है। इस प्रकार भी आप लिख लीजिएगा। 11 नंबर खत्म हो गया आपका। 12 नंबर पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा जिक्र किया था। लेखक कहते हैं कि रूस जैसे बड़े देश में अगर समाजवाद आने पर उस देश में जातियों के बीच, उस देश में धर्मों के बीच अपनी यूनिटी आ गई, एकता आ गई, तो भारत जैसे देश में भी जहाँ पे आपका ऑलरेडी यूनिटी है, वहां अगर समाजवाद लाएंगे तो और ज्यादा हम लोग कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये प्रकार किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, आज समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई। लेखक के अनुसार, लेखक रामविलास शर्मा कहते हैं कि समाजवाद जो है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के अनुसार अगर समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने पर राजशाही रूस एक नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो जाता है तो भारत में
समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने पर यहाँ का राष्ट्रीय अस्मिता पहले की ज्यादा और पुष्ट हो जाएगी। इसकी केवल कल्पना की ही जा सकती है। देश के साधनों का सदुपयोग केवल समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। यानी भारत क्या है, भारत मिश्रित व्यवस्था में चलता है। थोड़ी समाजवादी लक्षण भी दिखते हैं, थोड़ी पूंजीवादी लक्षण भी दिखते हैं, लेकिन अगर भारत पूर्णतः समाजवादी हो जाए तो ये क्या होगा, देश का संसाधनों का सदुपयोग बिल्कुल 100%, देश का संसाधन जो है वो बिल्कुल 100% विकास में उपयोग होगा। छोटे बड़े राज्य जो भारत की अपेक्षा अधिक पिछड़े थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद भारत से कई ज्यादा शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास केवल समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकता है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो इस पर लेखक का प्रसंग पर प्रकाश आप इस तरह डाल सकते हैं कि लेखक मानते हैं कि भारत के संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकता है। 12 नंबर के बाद 13 नंबर पे बढ़िएगा। निबंध का समापन करते हुए लेखक ने कैसा स्वप्न देखा है, उससे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। तो ये हम 13 नंबर में देखते हैं किस तरह से निबंध का समापन करते हुए लेखक उस दिन का स्वप्न देखता है। किस दिन का स्वप्न देखता है? हाँ, किस दिन का स्वप्न देखता है? जब हमारे देश में भी समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी, उस दिन अधिकतम लोग साक्षर होंगे। यानी निबंध का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं कि हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी, हमारे देश में शिक्षा आएगी, हमारे देश में सब लोग साक्षर होंगे, हमारे देश का जो उत्तरी भारत का जो साहित्य है वो दक्षिणी भारत के लोग एज इट इज लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। संस्कृत में होगा संस्कृत में पढ़ेंगे, बंगाली में होगा बंगाली में पढ़ेंगे, पंजाबी में होगा पंजाबी में पढ़ेंगे, और उत्तर भारत के लोग जो हैं दक्षिण भारत का साहित्य पढ़ेंगे, चाहे वो कन्नड़ में होगा तो कन्नड़ में ही पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ेंगे, कन्नड़ में पढ़ेंगे, तेलुगु में पढ़ेंगे, मलयालम में पढ़ेंगे, वही लिखते हैं। तब वे विभिन्न साहित्यकारों की रचना पढ़ेंगे। जब वे पढ़ेंगे तो उस साहित्य के में उसका अच्छी तरह से परिचय होगा, और केवल तभी सही अर्थ में साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन हम लोग कर पाएंगे। 14 नंबर के बाद 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक कौन से तर्क और उसका प्रमाण उपस्थित किए हैं? कौन सा? साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, यानी जो हमारा साहित्य है वो इंडिपेंडेंस होता है। क्या क्या तर्क दिए हैं यहाँ पे देख लीजिए। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, इसके विपरीत परिस्थितिवश जातियां पराधीन होते, यानी साहित्य स्वाधीन होता है और जातियां पराधीन होती है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है क्या कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए थे, लेकिन एथेंस साहित्य ने संपूर्ण एथेंस को प्रभावित किया, ना कि अमेरिकी साहित्य ने। यानी साहित्य जो है, साहित्य स्वतंत्र होता है। एथेंस का जो साहित्य था उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, एथेंस को ही नहीं बाहर के लोगों को भी प्रभावित किया, लेकिन और इसके विपरीत पर जातियां, अमेरिका में जाति प्रथा थी, आपका क्या कैपिटलाइजेशन था, पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो वो प्रभावित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अधिक पराधीन थे साहित्य की अपेक्षा। चलिए क्या साहित्य की अपेक्षा। चलिए 15 नंबर, 1 मिनट। हाँ, व्याख्या करें, विभाजित बंगाल में से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और कहाँ न्यूनाधिक ज्ञान से सामाजिक परिणाम क्या होता है। यानी इसकी व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। कभी कभी आपका पिछला चैप्टर में 2-2 व्याख्या आता है, यहाँ आपका एक ही आता है। तो इस प्रकार जहां भी आपका व्याख्या है, हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के चैप्टर आपका 6 है ना, 6 है या 7 है, चैप्टर 7 अध्याय 7 या फिर अध्याय 7 नंबरिंग आपको याद ना हो तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय परंपरा के मूल्यांकन से ली गई है। इसके लेखक श्री रामविलास शर्मा है। इस लाइन के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से या इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि इस तरह आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक से संकलित परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक निबंध से उदित है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अब इस पंक्ति में उन्होंने, यहीं से मैं कहना चाह रहा हूं, इस पंक्ति में उन्होंने परंपरा के ज्ञान की आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेखक के विचार में राष्ट्रीय एकात्मकता के अंतर्गत राष्ट्र और समाज की परंपरा समाहित होती है। उसके ज्ञान से ही किसी देश या समाज की संस्कृति या विरासत सुरक्षित हो सकती है। यानी
किसी देश का साहित्यिक ज्ञान कैसा है, साहित्यिक विकास कैसा है, उसी ज्ञान के आधार पर ही समाज की संस्कृति और विरासत सुरक्षित हो सकती है। तो आई होप ये 15वां क्वेश्चन था आपका, 16वां क्वेश्चन भी है। यह बात विभाजित बंगाल तथा विभाजित पंजाब के आसपास की तुलना करते हुए पूर्णतः स्पष्ट होता है। इस प्रकार यह परंपरा का ज्ञान को आवश्यक और उपयोगी बनाता है। यानी लेखक का यह विचार सर्वथा सार्थक और समाचीन प्रतीत होता है। तो आई होप आपको ये पूरा आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। 15 नंबर का अगर आप क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं, ले लीजिए फटाफट। 15 के बाद आप खत्म हो जाता है। तो ये आपका टोटल 15 क्वेश्चन था जो कि परंपरा के मूल्यांकन में हम लोग देखे हैं, सारा डिस्कस किए हैं एक एक करके। तो इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था, रोशनी पब्लिकेशन विगत 17 वर्षों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा आपका जो भी हमारा बुक है वो तैयार किया जाता है, ताकि आप जो भी एग्जाम देने जाए, बिहार बोर्ड का क्लास 11 का हो, 12 का हो, 9 का हो, 10th का हो, उन सभी एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने बुक के माध्यम से आपको हेल्प कर पाए, हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हेल्प कर पाए। तो उसके लिए आपका क्या है, रोशनी पब्लिकेशन का हमारा ये यूट्यूब चैनल तो आप देख लिए हैं, इसमें आपका हमारा कैप्टन बैच चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सभी 6 सब्जेक्ट का क्लास 10th के लिए सभी 6 सब्जेक्ट का आपको पूर्णतः मतलब एक एक चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसके अलावा आपको एक एक टॉपिक को समझाया जाएगा। उन सभी चैप्टर को हम यहाँ पे कवर कराएंगे। जब आप 2026 में एग्जाम देने जाएंगे, आपका पूरा चैप्टर खत्म करने की जिम्मेदारी, आपका पूरा सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके अलावा आपका क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ये सभी चीज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके अलावा रोशनी पब्लिकेशन का जो 17 सालों का जो पब्लिकेशन का अनुभव है, उसके आधार पे क्लास 10th के लिए आपकी बहुत सारी बुक है, क्लास 9th के लिए बहुत सारी बुक है, 11th के लिए बुक है, 12th के लिए, 9 और 10th की आपका जो भी यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बुक आपको देखने को मिलेगी, कुछ मिसिंग भी होगी। वो सभी बुक अगर आप डिटेल बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां आपको बुक परचेज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। इन सभी बुक में अगर आप सिर्फ हिंदी की बात करें तो हिंदी की बात मैं बताना चाहूंगा, आपका गद्य खंड और पद्य खंड क्लास 9 का हो या 10th का हो, दोनों बुक में आपको गद्य खंड और पद्य खंड का पूरा चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर मिलेगा, उसके बाद आपका ग्रामेटिकल पोर्शन वाला क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मतलब एक कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और संस्कृत की बात करेंगे, इंग्लिश और संस्कृत में आपका इंग्लिश का हिंदी किया हुआ मिलेगा, संस्कृत का हिंदी किया हुआ मिलेगा, वो पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। इसके साथ उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आंसर के बाद व्याकरण वाला भी पोर्शन मिलेगा, तो वहां भी आपको पूरा हेल्प होने वाला है। इसके अलावा एसएसटी की भी हमारी बुक है, इतिहास की दुनिया, इकोनॉमिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति, आपका पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, यानी सभी चारों बुक आपका जो एसएसटी में है वो भी है। इसमें भी आपका सेम फीचर, वही पूरा चैप्टर होगा और उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन आंसर होगा। तो एक पूरे समझ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हमारे पब्लिकेशन से जुड़े, हमारे जो भी हमारे बुक हैं अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। या बिहार के किसी भी जिले से हो आप या फिर कहीं भी रहते हो, अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाइए, वहां पे पूछिए रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, कैप्टन रेनबो, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन इतिहास की दुनिया, कैप्टन भारत संसाधन में उपयोग, ये उनके पास अवेलेबल होगा। वहां से भी आप जाके परचेज कर सकते हैं, अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे कि बताया, हमारा क्वेश्चन बैंक भी है, 2026 के लिए हमारा लॉन्च हो चुका है। 2026 के लिए हमारा पिछले 2011 से लेके 2025 तक, इतना सालों तक जितने भी सब्जेक्ट में जो जो क्वेश्चन आए हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन, आपका पीवाईक्यू वहां पे दिया हुआ है। बिल्कुल एक कंप्लीट तैयारी के लिए आप ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या आपका क्वेश्चन बैंक विद आंसर आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, उसका बिल्कुल आइडियल आंसर मिलेगा हमारे बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आज हम लोगों ने परंपरा का मूल्यांकन खत्म किया, इसमें आप खोलिएगा हिंदी का सेक्शन, हिंदी के सेक्शन के बाद आपको परंपरा का मूल्यांकन पे जाइएगा, वहां पे एक एक करके सारा क्वेश्चन टिक कीजिएगा।
उसका आंसर भी दिया हुआ है, मैच कीजिएगा। आपकी तैयारी कैसी है, हम ये पूरा जो है सेट आपको यहाँ इस YouTube चैनल पे भी करवाएंगे। आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चलेगा। क्रैश कोर्स आपके हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके ग्रामर या फिर ग्रामर से हटके भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट आपका इसमें कंबाइंड है। 11th एवं 12th की बात करें, अगर आपके कोई भैया है, हिंदी, इंग्लिश जो आपका है कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, ये भी आपका वही सेम फीचर के साथ। अगर आप हिंदी लेते हैं तो पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आपका उसका हिंदी भी मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी हमारा आगे वीडियो आए वो फटाफट मिल सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।